नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सौरभ साहा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रोडक्ट वाला में। ये इस श्रृंखला का दूसरा एपिसोड है और मैंने बहुत सोचा कि किन बातों पे मैं चर्चा कर सकता हूं, किन चीज़ों पे मैं बात कर सकता हूं। और मेरे दिमाग में आया कि एक शब्द जिसे कि हम हाइपर ग्रोथ के नाम से जानते हैं, ये बहुत समय से चर्चा का विषय है। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं इसके बारे में। आप बैंगलोर जाइए या हैदराबाद जाइए या पुणे जाइए या कहीं पे भी जाइए, आप बोलेंगे, आपको सुनने को मिलेगा कि हाइपर ग्रोथ कंपनीज हाइपर हाइपर ग्रो करना है। और बहुत सारी जो इंटरनेट कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई और स्विगी हो गई या जोमेटो हो गई, या जितने भी आप स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में सुनते हैं, या फिर जितने भी स्टार्टअप सिलिकॉन वैली में है, जैसे कि फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया या फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया, या कोई भी कंज्यूमर टेक स्टार्टअप जिसके बारे में हम सुनते हैं, वो एक हाइपर ग्रोथ का मॉडल फॉलो करता है। तो पिछले 10 20 30 सालों से ये हाइपर ग्रोथ का मॉडल बहुत प्रचलित और बहुत फेमस हो गया है। तो किसी भी प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जो एक प्रोडक्ट कंपनी में या एक प्लेटफॉर्म कंपनी में जा रहा है काम करने, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हाइपर ग्रोथ होता क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं इस एपिसोड के जरिए बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा कि हाइपर ग्रोथ क्या होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी बन चुके हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हाइपर ग्रोथ से मेरा क्या मतलब है। तो बेसिकली हाइपर ग्रोथ के फादर के बारे में अगर बात करी जाए तो मेरे दिमाग में मिस्टर रीड हॉफमैन का नाम आता है। रीड हॉफमैन सिलिकॉन वैली के बहुत जाने माने इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। वो पेपैल माफिया के पार्ट हैं। उन्होंने, इलॉन मस्क ने, पीटर थिल ने और मैक्स लेफ्चिन ने एक ज़माने में पेपैल स्टार्ट किया था। और फिर पेपैल एक स्टैंडर्ड बन गया फाइनेंशियल सर्विसेज में, एक तरीके का प्लेटफॉर्म बन गया जो आज पूरे दुनिया में इस्तेमाल होता है। अब अगर बात करी जाए रीड हॉफमैन की थोड़ी और, तो उन्होंने ही लिंक्डइन को स्टार्ट किया था। और आज लिंक्डइन आई थिंक एक अपने आप में एक मोनोपोली है जहाँ तक प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात करी जाए। बट रीड हॉफमैन लिंक्डइन और पेपैल के अलावा भी हाइपर ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज उन्होंने ही जो ब्लिट्ज स्केलिंग करके अपनी किताब लिखी थी और उनके ही जो फंडामेंटल्स है वो आजकल मेजोरिटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स फॉलो कर। अब लेट मी एक्सप्लेन कि क्या होता है ये हाइपर ग्रोथ, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अब जब आप एक कंपनी की शुरुआत करते हो, बहुत ही ऑब्वियस है कि आपके पास कैपिटल नहीं होता, कम पैसे होते हैं। आपकी सेविंग्स के पैसे होते हैं, आपके पेरेंट्स ने दिए होते हैं आपको, आपके भाई बहनों ने दिए होते हैं, आपके दोस्तों ने दिए होते हैं, आपके रिश्तेदारों ने दिए होते हैं, जहाँ कहीं से भी जितने भी पैसे आप इकट्ठा करते हो वो कम होते हैं। तो कई बार आप पैसे उठाते हो ऐसे लोगों से जो बहुत हाई रिस्क लेना चाहते हैं आप पे, बिकॉज वो आपसे इम्प्रेस्ड हैं, आपके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हैं, आपके स्टार्टअप आइडिया से इम्प्रेस्ड है, आपके प्रोडक्ट आइडिया से इम्प्रेस्ड है। कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो वो लोग आपके स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बदले में आप उनको अपने स्टार्टअप का कुछ प्रतिशत या कुछ परसेंटेज ओनरशिप या भागीदारी देते हैं। यही सिलसिला आगे तक चलता है। हर बार आप अपने स्टार्टअप को एक जगह पे पहुंचाते हो। अच्छा, बिफोर आई इवन गो देयर, ये जानना जरूरी है कि जब वो इन्वेस्टर जो होता है, जिसे हम एंजल इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर कहते हैं, कुछ भी कह लो आप, बट वो जो फर्स्ट इन्वेस्टर होता है वो आपके स्टार्टअप का भागीदार भी होता है, लेकिन वो आपके स्टार्टअप को एक वैल्यूएशन भी देता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके स्टार्टअप की कीमत क्या है, उसका टोटल मूल्य क्या है। तो वो किसी प्रकार से एक वैल्यूएशन नंबर पे आता है कि जैसे कि आपके स्टार्टअप का मूल्य हो गया $1 मिलियन। तो आपके स्टार्टअप का मूल्य, जिसे हम वैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है कि वो बदलता रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर ने आए, पहले इन्वेस्ट किया आपके स्टार्टअप में और उसने सबसे ज़्यादा रिस्क लिया और उसने ज़्यादा इक्विटी डिमांड करी आपसे या भागीदारी डिमांड करी आपसे, तो आपने उसको दे दिया और उसने स्टार्टअप का मूल्य रखा $1 मिलियन। अब उसका क्या फायदा है, क्यों वो इन्वेस्ट करना चाहता है आपके स्टार्टअप? आई मीन आपने तो प्रोडक्ट भी नहीं बनाया हो। मेजोरिटी केसेस में वही रहता है, आपके पास एक बेसिक, ये तो एमवीपी भी नहीं होता या आप शुरुआत कर रहे होते हैं एमवीपी बनाने की। तो वो ऐसा बंदा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट बना लिया और जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चला गया और जब प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, तो उस केस में
जो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उस रेवेन्यू की वजह से आपका वैल्यूएशन और ऊपर जाए। वैसे वैल्यूएशन कुछ नहीं होता है, एक एक सपोजिट नंबर होता है जिसको लेके बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रहे हैं। बट वैल्यूएशन अगर देखा जाए नॉर्मल सिनेरियो में, तो रेवेन्यू का माना जाता है 3x to 5x होता है, होना चाहिए। बट आजकल के केस में जब हम हाइपर ग्रोथ की बातें करते हैं, तो वैल्यूएशन हमने देखा है 25x 50x पे भी चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टर कितने एम्बिशियस हैं, आप एज एन एंटरप्रेन्योर कितने एम्बिशियस हैं, कितनी जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट। और मोस्टली टेक कंपनीज जो होती हैं, जिसने हमने जैसे कि हमने ये कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज देखी पिछले 20-30 सालों में, इनका वैल्यूएशन बहुत जल्दी स्काई रॉकेट करता है। तो हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर से इनको देखते हैं ऊपर। तो जो फेसबुक एक जमाने में $10 बिलियन का था, आज की डेट में वो आई थिंक $400 बिलियन+ में चला, राइट। और आई थिंक अमेजोन और इन सब कंपनीज के बारे में हम जानते हैं कि इनका इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के बराबर है। बट दैट अपार्ट, आई थिंक वैल्यूएशन जो है एक नंबर होता है जिसपे सब लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, ये वैल्यूएशन होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, जब एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है, उसके कुछ समय के बाद जब आपकी कंपनी एक लेवल पे पहुंचती है, तो आपको फिर से पैसा उठाना होता है। तो उस केस में ऐसा माना जाता है कि वीसी, जिसे हम वेंचर कैपिटल के नाम से जानते हैं, ये आ जाते हैं। और वेंचर कैपिटल वाले बंदे जो होते हैं, वो आके कंपनी में इक्विटी लेते हैं, ओनरशिप लेते हैं, भागीदारी लेते हैं, और फिर वो आप में इन्वेस्ट करते हैं। और फिर वो आपकी कंपनी को एक हायर वैल्यूएशन देते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। तो पीस वेंचर कैपिटल काफ़ी राउंड्स करता है, आई थिंक सीरीज ए से लेके सीरीज बी सी डी तक करता है। बट एक स्टेज पे जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए फ्लिपकार्ट को, या स्विगी को ले लीजिए। स्विगी ने रिसेंटली बहुत सारा पैसा उठाया मार्केट से। ये कंपनीज बहुत बड़ी हो गई। तो जब ये बड़ी हो गई, तो उस केस में वेंचर कैपिटल का जो मैक्सिमम टिकट साइज होता है, उसके ऊपर चली जाती है। उस केस में बहुत रेयरली आप देखते हो कि प्राइवेट इक्विटी या हेज फंड, जैसे कि सॉफ्ट बैंक हो गया, या बीएसटी हो गया, या टाइगर हो गया, ये सब लोग आके बहुत बड़े बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट। तो वो पूरा मार्केट डोमिनेंस के चक्कर में वो लोग इन स्टार्टअप्स, इन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप जो कि अब बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, $1 बिलियन में इनका वैल्यूएशन है, इन पे और पैसा पंप करती हैं ताकि उनको इनसेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ मिले। और अगर आपने सुपर पंप्ड करके एक सीरीज देखी होगी, जो ऊबर के कल्चर को दिखाता होगा, तो आपने देखा होगा कि कैसे करके ट्रैविस कैलनिक ने ये इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए थे गूगल वेंचर से, और दुनिया भर के अलग अलग इन्वेस्टमेंट हाउसेस से, और इवन सॉफ्ट बैंक ने भी इन्वेस्ट किया। तो ये एक नॉर्मल कर्व होता है, और हर बार जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक कंपनी को एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन मिलती है, जो कि प्रिजम्बली हायर वैल्यूएशन होती है, और कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और उसके बाद इवेंचुअल एम ये होता है कि इस कंपनी ये कंपनी या तो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आईपीओ हिट कर लेगी, जैसे कि फेसबुक के संग हुआ, ट्विटर के संग हुआ, और बहुत सारी टेक कंपनीज के संग होता है। और सारे जो वैल्यू चेन में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे एंजल्स हो, वो सब लोग दे विल मेक 3x से लेके 5x 10x तक बनाएंगे वो। आई थिंक पीटर थील एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ अ पर्सन जिसने फेसबुक में शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था, और उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो था वो मल्टीट्यूड टाइम्स था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना था, बट आई थिंक $1 बिलियन में था, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट आई थिंक कुछ $100,000 या कुछ में था। आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो नंबर्स को। तो ये साइकिल होता है हाइपर ग्रोथ का। अब हाइपर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हाइपर ग्रोथ, अभी अभी तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया, बट हाइपर ग्रोथ का कंसेप्ट कहाँ से आता है? हाइपर ग्रोथ का कंसेप्ट आता है यहाँ से कि जब इन्वेस्टर्स आपको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और आई थिंक एक कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, अमेजोन, जिसने एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन कॉमर्स में मोनोपोली कर ली है। तो हाइपर ग्रोथ का फंडामेंटल ये होता है कि हम पैसे पंप कर रहे हैं, तुम ग्रो करते जाओ, तुम ग्रो करते जाओ, कीप ग्रोइंग। जितना बड़े तुम होगे, उतना तुम्हारा मार्केट बढ़ेगा, और उतने बड़ी तुम एक मोनोपोली बन जाओ। तो मार्केट भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, राइट, जिसमें से मैं 3 मार्केट्स का जिक्र करूंगा। एक मार्केट है आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो ऑपरेट करती हैं, और उनके अलावा कोई चारा नहीं होता। तो कंज्यूमर के पास क्या होता है, कोई पावर ऑफ चॉइस नहीं रहती।
तो वो उनको बेसिकली कंप्लाई करना पड़ता है, और इनके नखरे सहने पड़ते हैं इन कंपनीज के। अगर वो अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे तो हमको, हमारे पास कोई चारा नहीं, हम बढ़े हुए प्राइसेस पे खरीदेंगे। दूसरा मार्केट होता है जिसको आप कहते हैं कि परफेक्ट मार्केट, जिसके बारे में पीटर थियल ने 0 to 1 में बात करी है। और परफेक्ट मार्केट में सबको पता होता है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में वेल इन्फॉर्मेशन होती है, और पूरा क्राउडेड मार्केट, एक तरीके का रेड ओशन कह लो आप, अगर मैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के टर्म्स में बात करूं। और तीसरा मार्केट जो कि आज हम ग्लोबली देख रहे हैं, उसका नाम होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको आप फ्री मार्केट भी कह सकते हो। और फ्री मार्केट में क्या होता है कि सबके पास चांस होता है बेटर प्रोडक्ट बनाने का या बेटर सर्विस क्रिएट करने का, और जिसका प्रोडक्ट या सर्विस सबसे अच्छा होता है कंज्यूमर के भले के लिए, उसको रिवॉर्ड किया जाता है। तो ये आजकल हम करंटली देख रहे हैं हमारे इंडिया में, या अगर आप अमेरिका में देखोगे, या अगर आप कहीं और देखोगे, यूरोप यूनियन में देखोगे, वहाँ पे मोस्टली फ्री मार्केट है। बट एट द सेम टाइम फ्री मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट के संग मिलके चलता है। अब फ्री मार्केट के एंटिटीज ये स्टार्टअप्स होते हैं, जिनके बारे में आप सुनते हो, जिनके बारे में आप देखते हो। तो अगर ये स्टार्टअप्स हैं और ये फ्री मार्केट में हैं और ये हाइपर ग्रोथ मोड में चल रहे हैं, तो फिर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अपना ग्रोथ बढ़ाने, ग्रोथ का मतलब कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ाने का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने का, और एक तरीके से बड़े होने का। और ऑब्वियसली जब ग्रोथ होगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगा ही। तो मेरा, तो आपका जो टारगेट एड्रेसेबल मार्केट होता है, या उसके अंदर जो आपका सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट होता है, उसके अंदर जो आपका सर्विसेबल ऑपरेबल मार्केट होता है, जिसके अंदर आप ऑपरेट करते हो, कभी कभार आप प्रोडक्ट मार्केट फिट के चक्कर में बहुत ज़्यादा हाई एम करते हो। तो आप बोलते हो कि मेरे को 10% मार्केट शेयर चाहिए, और उस 10% को लाने के लिए आप क्या करते हो कि आप पैसा उठाते हो और उन पैसे को मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी आप कभी यूट्यूब में चले जाते हो या फिर आप टीवी में देखते होगे, बार बार कुछ स्टार्टअप्स के ऐड आते हैं। किसी क्रिकेट मैच के बीच में, आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के बीच में अगर आप इंटरनेट पे देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, आपको बहुत सारे ऐड्स मिलेंगे कि ये कर लो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको, इसका इस्तेमाल कर लो। तो ये सारे ऐड जो होते हैं, ये मार्केटिंग डॉलर्स स्पेंड किए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, मोबाइल्स में, पीसीज में, जहाँ जहाँ पे भी आप देख रहे हो, ताकि लोगों को पता चले इन सर्विसेज के बारे में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग, उनका उद्देश्य एम ये नहीं होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं या कुछ करें। उनका उद्देश्य ये होता है कि हम कैसे करके अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते। तो वेरा तो उनकी सब्सक्रिप्शन बेस जो होता है उसको बढ़ाने का, या कस्टमर बेस बढ़ाने का एक एक तरीके से तरीका होता है कि जितना ज़्यादा तुम इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे, एक तरीके से इनऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब जितने चैनल्स पे तुम पैसा डालोगे, अब फेसबुक एड्स हो गया, यू ट्विटर एड्स हो गया, लिंक्डइन के एड्स हो गए अगर अब लिंक्डइन आपके लिए रिलेवेंट है, या इंस्टाग्राम के एड्स हो गए, या गूगल सर्च के एड्स हो गए, जितना आप इन सब पे इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक आपके उस पर आएगा। और अगर आपके ट्रैफिक आता है तो उसमें से अगर क्लिक थ्रू रेट मान लेते हैं कि 10% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, 10 से 20% के बीच में वैरी करता है, तो अगर इतने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, तो उसका, उतने लोग अगर आए, उसमें से 1 से लेके 4% के बीच में लोग साइन अप करते हैं। और उसमें से भी आई थिंक 0.5 से 1% लोग एक्चुअली पैसा पे करके सब्सक्राइब करते हैं। जब सोशल नेटवर्क की बात आती है तो वहाँ पे कोई मोनेटाइजेशन मॉडल नहीं होता, क्योंकि उनका मोनेटाइजेशन मॉडल लोग ही होते हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने उनको, उतना ज़्यादा लोगों के बारे में उनके पास डेटा रहेगा, और उस डेटा का यूज़ करके वो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से या एडवर्टाइजर्स से पैसे कमा पाएंगे। तो ये सारी कंपनीज जो होती हैं हाइपर ग्रोथ मॉडल पे चलती हैं, जिसपे ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, जो सेल्स के लोग होते हैं, या जो ग्रोथ हैकर्स होते हैं, या जो इनके इंजीनियर्स होते हैं, या डिज़ाइन पर्सनल होते हैं, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। और उस प्रेशर के चक्कर में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाता है, बिकॉज समवे डाउन द लाइन इफ यू सी, बहुत सारे लोग compete कर रहे होते हैं। तो अब कैसे करके आप इस क्लस्टर में से ब्रेक करके आगे बढ़ जाओगे, ऐसा। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत इमेंस प्रेशर होता है, बिकॉज अगला राउंड उठाने के लिए, अगला इन्वेस्टमेंट राउंड उठाने के लिए उनको इतना ग्रोथ दिखाना है। और अगर इतना ग्रोथ दिखाना जो कि एबनॉर्मल है, अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करोगे तो उसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इतना ग्रोथ एबनॉर्मल।
बट चूंकि आपको अब नॉर्मल वो करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फाउंडर्स के ऊपर प्रेशर होता है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है। एंड दैट्स वेयर ग्रोथ हैकिंग बिकेम पॉपुलर, क्योंकि ग्रोथ हैकिंग का पूरा फंडामेंटल यही है कि क्या प्रोडक्ट में ऐसा क्या कर दूं मैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट का यूजर बेस एक्सप्लोड कर जाए, राइट। तो इस चक्कर, इन सब के चक्कर में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, दे आर फोर्स टू थिंक ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेज एंड मीन्स एंड मेथड्स, जिसकी वजह से कंपनी सुपर ग्रो करे, राइट। और हाइपर ग्रोथ का ही दूसरा, जैसे आप कह लो कि एक एंटीथेसिस या फिर एक दूसरा ऑल्टरनेट मॉडल होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को बनने में 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लगता है, ये नोन फैक्ट है। सिलिकॉन वैलीज में जितने भी कंपनी शुरू हुए, ह्यूलेट पैकर्ड ले लो आप, या फिर आप डेल कंप्यूटर्स ले लो, या कुछ भी ऐसा कंपनी ले लो, वो सारी कंपनीज ने काफ़ी समय लगाया ग्रो करने। और हाइपर ग्रोथ उस जमाने में था ही नहीं, ना ही इतना चीप कैश मार्केट में अवेलेबल था। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल ग्रोथ कंपनीज कम हो गई है, बिकॉज सारे लोग हाइपर ग्रोथ की तरफ भाग रहे हैं, सबको जल्दी ग्रो करना है। तो व्हेन यू ट्राई टू ग्रो फास्ट, जब आप बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हो, तो आप बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल को इग्नोर कर देते हो बिजनेस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है बाकी के लेटर स्टेजेस में। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? आपने इतने कॉस्ट में कोई चीज़ बनाई और उससे एक हायर सेलिंग प्राइस में बेची, तो बीच में जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। और अगर आपने सेलिंग प्राइस कम है आपकी कॉस्ट से, तो वो आपका लॉस। ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है जब हम स्कूल में थे। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनीज बहुत कम है, बिकॉज आपका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी से शिफ्ट होके ग्रोथ पे चला। और ग्रोथ का कंसेप्शन क्या है कि एक पॉइंट इन टाइम पे ये कुछ स्टार्टअप को कोई एक्वायर कर लेगा, इन्वेस्टर्स एटलीस्ट यही सोचते हैं कि स्टार्टअप को कोई एक्वायर कर लेगा, और जब वो एक्वायर कर लेंगे उस स्टार्टअप को, उसके बाद उनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होंगे मल्टीपोर्ट, मल्टीट्यूड होंगे, मैनीफोल्ड होंगे, और उस वजह से सारे के सारे जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। बट उस हाइपर ग्रोथ सिचुएशन का, उस सिचुएशन का जब कंपनी एक्वायर हो जाती है या कंपनी का आईपीओ हिट करती है, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कभी कभार, और हाइपर ग्रोथ गारंटेड नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर टेक वाला जो सेगमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बी टू बी में तब भी चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बी टू बी कंपनी या स्टार्टअप खड़ा करना बहुत आसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि बी टू बी में फिर भी चांस है इस बात का। लेकिन जहाँ तक बात आती है बी टू सी की, वहाँ पे अगर थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि परेशानी इसलिए होती है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है बहुत ही इराटिक होता है। उसके बारे में पता नहीं होता, मतलब लोग कैसे भी बिहेव करते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं। अगर आप सबने डैनियल कैनेमन की वो बुक पढ़ी है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें वो दो तरीके की थिंकिंग की बात करता है, फास्ट थिंकिंग एंड स्लो थिंकिंग, तो आप देखा होगा कि 90% टाइम्स जो डिसीजन मेकिंग होती है लोगों के अंदर, वो स्लो थिंकिंग की वजह से होती है। लोग जो होते हैं इर्राशनल, या जिसका कोई मतलब नहीं बनता, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं। और यहीं पे समस्या आती है कि आप ऐसा क्या बना दूं जो लोगों को पसंद आ जाए। कभी कभार जितने भी सर्वे कर लो आप, जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ लो, कंज्यूमर रिपोर्ट्स पढ़ लो, जितनी चीज़ें कर लो, आप, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ जो है चलेगी, लोगों को एक्चुअली वाकई ये प्रॉब्लम है। बट फिर आप रियलाइज करोगे कि जब लॉन्च कर लोगे कि लोग खरीद भी रहे हैं, तो कंज्यूमर टेक सेगमेंट जिसे कहते हैं, या कंज्यूमर सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी टफ को क्रैक कर। तो अगर आप उसको क्रैक करने के लिए, क्रैक करना चाहते हो, तो आप जितना ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, उतने चांसेस हैं कि शायद लोग आके आपसे चीज़ खरीद, आपका सब्सक्रिप्शन ले ले, आपसे कमोडिटी खरीद ले, अगर आप ई कॉम हो या कुछ भी। और इस चक्कर में जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है, जिसमें आप यू नो गूगल के एडवर्ड्स, जैसे आप कहते हैं ना कि गूगल के कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स को फॉलो करते हो, आप कीवर्ड पैनल में जाके उन वर्ड्स को देखते हो जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं सर्च करने के लिए, और उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हो अपने ब्लॉग्स में, अपने कंटेंट में। तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, उसमें काफ़ी समय लगता है। और समय जो होता है या टाइम जैसे होता है, वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, मिड स्टेज स्टार्टअप्स और ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स के पास नहीं होता।
इस चक्कर में इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूज करते हो, उस दे आर कॉल्ड इनटू, और एक बार वो आ जाते हैं तो उस केस में यू आर बर्निंग मनी, या आप पैसा बहुत ज़्यादा झोंक रहे हो, और ट्रैफिक आ रहा है, और उस ट्रैफिक में से कुछ परसेंटेज कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको उसको ग्रो करना है, ग्रो करना है, ताकि आप एक क्रिटिकल मास ले सको, और उस क्रिटिकल मास के पहुंचने पे आप फिर से इन्वेस्टमेंट सीख कर सको। और एक आपका रनवे होता है कि ये इन्वेस्टमेंट जो मैं सीख कर रहा हूँ, ये 18 से 24 महीने या फिर 4 साल के लिए होगा, और 4 साल, और हमारा इस वैल्यूएशन पे हम लोग ये इन्वेस्टमेंट रेस करें, और हमारा ये तो अब आते हैं इस सब चर्चा के बाद कि प्रोडक्ट मैनेजर के लिए क्यों जरूरी होता है हाइपर ग्रोथ के बारे में समझना, और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में समझना। कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप देखोगे कि 3 4 चीजें मैटर करती हैं। एक होता है कि किस मार्केट में आप ऑपरेट कर, आपका जो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जिस कंपनी के संग आप काम करना चाहते हो, इनका प्रोडक्ट जो है किस मार्केट में ऑपरेट कर, क्या ये मार्केट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता है। उसके बाद आप देखो कि जो काम आप करने जा रहे हो प्रोडक्ट में, वो काम की क्वालिटी क्या है, आपका आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या है एग्जैक्टली। अगर क्वालिटी नहीं है जॉब में, तो फिर आप टाइम वेस्ट करोगे उस कंपनी में 2 3 साल, और आप देखोगे कि आपने कुछ ऐसा वैल्यू ऐड नहीं किया। तीसरा ऑब्वियसली होता है कि कंपनी के अंदर कल्चर कैसा है, क्या वो कंपनी के अंदर जो कल्चर होगा वो सपोर्टिव है आपके आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में, क्या आप थ्राइव करोगे या आप वहाँ पे ग्रो करोगे। तो ये कल्चर जो होता है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी कंपनी को चूज करने में। क्योंकि अभी हमने देखा है ना कि बहुत सारी टॉक्सिसिटी के एग्जांपल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो एक ऐसा कल्चर जहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी का भी रीजन होता है, वो रीजन हाइपर ग्रोथ होता है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ग्रो करने का, दैट द रिलेशनशिप्स आर सीवियर्ड, उस ट्रेंड हो जाता है। और उस ट्रेंड रिलेशनशिप जो होती है वो एक तरीके की टॉक्सिसिटी जनरेट करती है, क्योंकि सबके ऊपर प्रेशर, फाउंडर से लेके मैनेजमेंट से लेके लीडरशिप से लेके एवरीबॉडी इज अंडर प्रेशर। अब जब सब प्रेशर में हैं तो टॉक्सिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि आप एक ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि एक स्पेसिफिक टाइम लगता है आपको स्पेस पे जाने के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के बाद, इसके वेलोसिटी के बाद आप एटमोसफेयर से बाहर जाते हो। लेकिन अगर आप उस वेलोसिटी, जिसे कहते हैं ना कि उस टाइम या उस वेलोसिटी या उस क्रिटिकल पॉइंट की चिंता ना करो, परवाह ना करो, आप बोलोगे नहीं मुझे तो 1 सेकंड में पहुंचना है, मुझे चांद पे 1 सेकंड में पहुंचना है, अगर आप वो न्यूटोनियन यूनिवर्स के जो फिजिक्स है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हो, एकदम से वो बोलना चाहते हो नहीं मुझे तो एक झटके में, तो वो एक तरीके की एबनॉर्मेलिटी है। और उसको करने के लिए आपके को बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज चाहिए, और जो हमारे पास नहीं होता, एटलीस्ट हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के पास एट नासा या फिर इसरो के पास नहीं होता। तो उसी प्रकार से ये भी है, आप एक ग्रोथ पैटर्न चेस कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा है, और आप कैसे करोगे। और वहां पे जो होता है, क्योंकि सबके सब जो होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, सबको ये बोला जाता है कि ऑब्जेक्टिव है, ये करना है, करना है, करना है, वहां पे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि इसका एक अच्छा रीजन भी होता है, एक अच्छा साइड भी है, मोर देन रीजन, आई थिंक अच्छा साइड भी है। वो ये है कि अगर आप नया नया आ रहे हो इंडस्ट्री में, और अगर आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, क्या है नहीं है, तो हाइपर ग्रोथ कंपनी के संग काम करने के बाद आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, आप ऑन द जॉब सीख जाओगे बका। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, इवन डिज़ाइन में, जिन्होंने हाइपर ग्रोथ कंपनीज में काम किया 2 3 साल 4 साल, और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऑल्दो वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं रही, या वो लोग फायर हो गए, या उन्होंने अपनी जॉब चेंज कर ली, लेकिन वो जो पीरियड था, वो जो अंतराल था उन्होंने इस कंपनी में बिताया, उसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक जीरो लेवल से वो ऑलमोस्ट लेट्स से 100 में वो कम से कम 10 या 15 पे पहुंच गए। और वो चीज़ पॉसिबल होती, बिकॉज वहाँ पे आपको इतनी जल्दी सीखना पड़ता है, आपका लर्निंग कर्व डेफिनेटली एनहांस हो जाता है। तो ये एक तरीके का ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि
हाइपर ग्रोथ कंपनी के संग काम करना चाहिए और सस्टेनेबल कंपनी के संग काम नहीं करना चाहिए, और वाइसी वर्सा। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो भी चॉइस आप लोगे, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं जिस कंपनी के संग काम कर रहा हूँ वो कंपनी किस पेस पे चल रही है। और अगर आपको वो समझ में आ जाता है, फिर बाकी की जो आपकी यात्रा या जर्नी होती है वो थोड़ी सी आरामदायक हो जाती है। तो अगर आपको फुली अवेयर रहता है कि बॉस ये है, मैं इस कंपनी के संग हूँ, ये कंपनी ये करना चाहती है, तो जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करो जो कि हाइपर ग्रोथ मोड में हो या हाइपर ग्रोथ करना चाहती हो, काफी सारा रिसर्च कर लो उस कंपनी के बारे में। समझो क्यों क्या करना चाहते हो, प्रोडक्ट क्या है, कितना क्राउडेड मार्केट है। अगर बहुत क्राउडेड मार्केट है तो मार्केट शेयर कम होगा, मार्केट शेयर कम होगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, राइट। अनलेस एक ब्लू ओशन क्रिएट करो, जिसमें कंपनी ब्लू ओशन क्रिएट करे, जिसमें एक आप एक एकदम से नया डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट लेके आओ जो कि पूरा पूरा सिनेरियो चेंज कर दे, एक नया मार्केट क्रिएट कर दे, जो कि बहुत ही कम केसेस में होता है। तो ये आपके ऊपर ही, आपका ऑप्शन है, आपका विकल्प है कि आप क्या करना चाहते हो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। बट मेरा सुझाव ये है, मेरे एक्सपीरियंस से, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छे से रिसर्च कर लो, अच्छे से देख लो, काफ़ी समय बिताओ ये समझने में किसके अंदर काम करूंगा, कौन सी टीम में काम करूंगा, एक हाइपर ग्रोथ कंपनी है, कितने राउंड्स पिक कर चुकी है, कितने राउंड्स पिक करना है, या आईपीओ करना चाहती है, क्या है पूरा सिनेरियो, मतलब इस तरीके की क्या पहेली है। इस पहेली को, जिसे कहते हैं ना कि बुझाना है आपको, और इस पहेली को सॉल्व करना है। और ये सॉल्व तभी होगा जब आप उस लेवल का रिसर्च करके जाओ। तो अभी तक हाइपर ग्रोथ के बारे में जो एक तरीके की, जिसे कहते हैं ना कि एक 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 मिस्ट्री थी लोगों के अंदर की, एक सस्पेंस था, एक रहस्य था कि यार ये क्या है, वो मैंने इस वीडियो से कोशिश करी है कि आप उस रहस्य को थोड़ा सा कम कर सकूं और आपको बता सकूं हाइपर ग्रोथ के बारे में। बट अगर आपके पास कुछ भी ऐसा प्रश्न है, सवाल है हाइपर ग्रोथ से रिलेटेड, अगर आप नया नए प्रोडक्ट मैनेजर बन रहे हो या बनना चाहते हो, एस्पिरेंट हो, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे लिख सकते हो, saurabh saha1980@gmail.com। एट द सेम टाइम आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसको शेयर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अ, जितना हो सके उतना शेयर करो, बिकॉज मैं इन वीडियोस को हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ या इंग्लिश में इसलिए बना रहा हूँ, ताकि आपके जैसे लोग जिनको ज़्यादा पता नहीं है प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जिनके बारे में डिस्कशन या चर्चा नहीं होती, उनको इन चीज़ों के बारे में पता चले। और मेरा उद्देश्य यही है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है, जो एक अपने आप में एक बहुत ही गजब का स्किल है, जो इंडिया में अभी अभी आया है, काफ़ी रूडिमेंट्री और वह काफ़ी नेसेंट इंडस्ट्री है, और ये ग्रो कर रही है। हमारे पास हमने काफ़ी अच्छी अच्छी कंज्यूमर टेक कंपनीज प्रोड्यूस करी, जो यू नो ऑलमोस्ट यूनिक, कितने सारे यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस किए हमने। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट मैनेजर्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी कुछ समय में। अगर आप अभी खोल के देख लो तो आप देखना कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कितनी पोजीशंस ओपन है नौकरी में या मॉन्स्टर में या लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप जाओ, हर कंपनी को एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए। तो आपके चांसेस अच्छे हैं। बट इसके पहले कि आप जंप मारो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, आप अपने हिसाब से सोच लो, समझ लो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं उन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहा हूँ या चर्चा कर रहा हूँ जिनके बारे में कहीं और डिस्कशन होता नहीं है, और वो भी हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं। तो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा अपना आज का सेशन। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और इसको जितना हो सके उतना शेयर। धन्यवाद।